हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली। आई एम करेंटली डूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज हम लोग देखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, वो है तुम्हारा राइबोसोम। तो राइबोसोम में बोल रहा था ना, तुम्हारा जो लास्ट क्लास था, फिर उससे भी पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिविंग मोड्स में राइबोसोम का नाम मैंने उस टाइम तुमको बताया भी था कि अभी टेंशन मतलब तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि राइबोसोम क्या है। तो आज वो दिन आ गया, हम लोग को आज पता करना है राइबोसोम है क्या। तो देखो, नॉर्मली तुम्हारा जब पहले हम लोग प्रोकैरियोट्स देख रहे थे ना, तो प्रोकैरियोट्स का ही राइबोसोम पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम तुम्हारा कैसे रहता है, दो तरीके से रहता है। एक तो तुम्हारा क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहता है, ये अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा तुम्हारा फ्रीली तुम्हारा साइटोप्लाज्म में रहता है। अभी तुम्हारा जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम वो तुम्हारा क्या होता है 70S। और 70S में से देखो यहाँ पे तुम्हारा दो सब यूनिट दिख रहा है, एक बड़ा सा और एक छोटा सा। जो बड़ा सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट, वो तुम्हारा कितना होता है 50S का, और छोटा वाला जो है तुम्हारा कितना होता है 30S का। अभी कोई कोई सोच सकता है अभी कि अगर टोटल 70S है तो 30S और 50S मिला के कितना हुआ 80S, तो 70S कैसे हुआ। तो ऐसे ये डायरेक्ट ऐड नहीं करना है ये। तो 30S प्लस 50S ऐसे डायरेक्ट नहीं है, मैं बताता हूँ। ये कैलकुलेशन तुम्हारा कुछ इस तरीके का है। फॉर एग्जांपल, ये देखो मेरा पेन, फॉर एग्जांपल ये मेरा 7 सेंटीमीटर है और ये मेरा 3 सेंटीमीटर है। तो टोटल अगर तुम डायरेक्ट ऐड करोगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैं पेंसिल एक ऐसे, सॉरी पेंसिल बोल रहा हूँ, पेन जब ऐसे मैं फिक्स करूँगा, देखो ये जो तुम्हारा, मैं पास से दिखाता हूँ, सॉरी, ये जो तुम्हारा पेन है इसका बहुत सारा पोर्शन देखो अंदर घुस गया। इसका मतलब अभी मैं अगर ऐसे मेजर करूंगा तो हो सकता है इसका लेंथ कितना हो सकता है तुम्हारा लेंथ इसका 8 सेंटीमीटर ही आए या फिर 9 सेंटीमीटर। 10 तो नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका कुछ पोर्शन इसका अंदर चला गया। सेम तुम्हारा ये भी कैलकुलेशन इसी टाइप का है, तो ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एस है ना, लास्ट में जो हम लोग एस लिखते हैं, एस का मतलब क्या है तुम्हारा स्वेडबर्ग या फिर सेडिमेंटेशन, स्वेडबर्ग कांस्टेंट बोल सकते हो या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और स्वेडबर्ग स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग देख लेना क्या है, ये तुम्हारा साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली। देखो अभी तुम्हारा एस क्या बताता है, एस क्या तुम्हारा इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको, साइज एंड डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस का मतलब क्या है और इसका फंक्शन क्या है। इनडायरेक्टली मेजर करते तुम्हारा साइज एंड डेंसिटी को, और ये मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किसका, वेलोसिटी का टर्म्स में इसको हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा तुम्हारा देखो, जितना तुम्हारा कोई भी एक पार्टिकल जितना बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बड़ा पार्टिकल है और एक छोटा पार्टिकल लिया, तो जितना बड़ा तुम्हारा पार्टिकल होगा और तुम उतना बड़ा तुम्हारा क्या होगा एस का वैल्यू होगा। इसका मतलब 50S और 30S में से तुम्हारा जो साइज का पार्टिकल वैल्यू कौन सा ज़्यादा है तुम्हारा 50S, मतलब उसका साइज बड़ा है, वो तो देख के भी पता चल रहा है। जो बड़ा सब यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर एस। एस वैल्यू क्या होगा तुम्हारा मोर होगा। अभी जितना ज़्यादा तुम्हारा तुम खुद एक बात बताओ मेरे को, एक बड़ा सा चीज़ है एक छोटा सा चीज़ है, तो अगर तुम ऊपर से इसे सेंट्रीफ्यूगेशन अगर करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब पता है ना, हम लोग क्या करते हैं कोई भी चीज़ को अगर सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा डेंसिटी, तो हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तुम्हारा जो सेंट्रीफ्यूगेशन करने वाला मशीन है उसमें डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब को, और जो ज़्यादा हैवी होता है वो नीचे आ जाता है, और जो तुम्हारा क्या हो जाता है जिसका तुम्हारा हैवी क्या है तुम्हारा जो थोड़ा लाइट है वो तुम्हारा ऊपर रह जाता है। सेम अगर तुम 30S और जब तुम 70S को क्या करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, तो 30S तुम्हारा ऊपर रह जाएगा टेस्ट ट्यूब का, नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा 50S आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्यों? क्योंकि नीचे वाला तुम्हारा क्या है ज़्यादा हैवी है। और उसका देखो, जैसे कि हम लोग ये बात भी पढ़ेंगे हम लोग कि डीएनए से तुम्हारा क्या बनता है एमआरएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन को बनने को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी राइबोसोम का काम कहाँ पे आता है तुम्हारा ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन में तुम्हारा क्या करता है राइबोसोम, तुम्हारा प्रोटीन बनने में हेल्प करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा बाद में तुम्हारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो भी जस्ट याद रखो कि ट्रांसलेशन में या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है तुम्हारा राइबोसोम। चाहे तुम्हारा 70S हो प्रोकैरियोट्स में या फिर तुम्हारा 80S टाइप का हो तुम्हारा यूकैरियोट्स में। अभी क्या होता है तुम्हारा जो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में, ऐसे देखो ऐसे जब नॉर्मल रहता है वो तो ऐसे रहता है कि तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन में अटैच रहता है या फिर फ्रीली रहता है। जब तुम्हारा प्रोटीन बनने का टाइम आता है तो क्या करता है जो तुम्हारा एमआरएनए होता है, एमआरएनए क्या है नहीं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में और तुम्हारा मोलिकुलर में। तो जस्ट याद रखो कि हाँ
mRNA कोई एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी एक ऐसा समझ लो, कोई फॉर एग्जांपल मेरा ये कोई mRNA है और यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी कुछ सामान का लिस्ट लिखा हुआ है और ये मैं दुकान में लेके जाऊँगा और यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो सारा चीज़ मैं खरीद के लाऊंगा। जस्ट समझ लो, चीज़ जो तुम्हारा जो चीज़ खरीदना है उसका लिस्ट है। सेम तुम्हारा mRNA भी ऐसे होता है, उसमें तुम्हारा कुछ मैसेज लिखा होता है कि तुमको कौन कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए प्रोटीन के लिए, बस इतना समझ लो। तो इस mRNA को क्या करता है, mRNA में तुम्हारा लार्ज और स्मॉल अमीनो एसिड जुड़ जाता है और एज ए होल तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पोलिसोम बोल देते हैं। और देखो मेनी राइबोसोम सिंगल mRNA, ये डेफिनेशन आता है। पोलिसम या फिर पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या है अभी, ठीक है। आज हम लोग वो जो प्रोकैरियोट्स था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में देखो क्या है, ये जो लिखा हुआ कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसका मतलब कंपार्टमेंट मिलेगा तुमको देखने के लिए। कंपार्टमेंट का मतलब क्या है, तुम्हारा कवरिंग। तुम खुद सोच के देखो, कंपार्टमेंट का मतलब तुम्हारा कोई एक रूम है, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो पीछे दिख रहा है ये रूम है। अगर इस रूम के बीच में अगर मैं पार्टीशन दे दूंगा तो 2 रूम हो जाएगा मेरा। इसके बीच में और ऐसे में अगर दे दूंगा तो 4 रूम हो जाएगा। इसका मतलब मैं जितना कवरिंग डाल रहा हूँ उतना मेरा क्या हो रहा है, अलग अलग कंपार्टमेंट बन रहा है। तो सेम तुम्हारा क्या होता है, यूकैरियोट्स में सारा चीज़ का तुम्हारा एक्सेप्ट राइबोसोम, बाकी सारा चीज़ का तुम्हारा क्या मिलता है, कवरिंग्स मिलता है। और ये कवरिंग तुम्हारा क्या बना देता है, कंपार्टमेंट। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो कंपार्टमेंट तुम्हारा किस में प्रेजेंट था, फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में प्रेजेंट होता है, सेम ही बात है, कंपार्टमेंट बोलो या फिर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बोलो। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट होता है। ये एनसीईआरटी का टर्म है, याद रखना। ये रहा तुम्हारा, देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक्सटेंशन से ही तुम्हारा क्या बनता है, मतलब न्यूक्लियस से ही तुम्हारा बनता आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले ये जो तुमको दिख रहा है ये डिस्क शेप, ये है तुम्हारा क्या, गोल्जी बॉडी। और ये तुम्हारा क्या है, लाइसोसोम। इसका फंक्शन क्या है नहीं है हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जस्ट अभी याद रखो कि तुम्हारा यूकैरियोट में क्या क्या मिलता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और भी है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और तुम्हारा यूकैरियोट जो है उसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिलता है या फिर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब इसका केमिकल नेचर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा चीज़ें बना हुआ है। और लोकोमोटरी मतलब ये क्या करेगा, तुम्हारा मूवमेंट में हेल्प करवाएगा। तो मूवमेंट में हेल्प करवाने वाला क्या क्या चीज़ तुम्हारा सेल के अंदर होता है, वो भी कौन सा सेल, सिर्फ यूकैरियोट्स, नॉट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में ये सारा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारा मैं बताता हूँ क्या है। जो साइटोस्केलेटन, तो साइटो मतलब सेल, स्केलेटन जैसे कि हम लोग का खुद के बॉडी में स्केलेटन है। तो मैं ऐसे ऐसे खड़ा क्यों हो पा रहा हूँ या फिर ऐसे अच्छे से किसे बैठ रहा हूँ, या फिर मेरा तुम्हारा जो हेड और नेक ऐसे तुम्हारा डायरेक्ट स्ट्रेट कैसा है, क्यों, क्योंकि मेरा अंदर क्या है, तुम्हारा बोन। बोन मेरे को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है या फिर स्केलेटन दे रहा है, जिसके लिए मैं ऐसे मतलब इतना अच्छा से खड़ा हो पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ या फिर ऐसे पोस्चर में मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही स्केलेटन तुम्हारा क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर भी दिखने को लिए मिलता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, क्योंकि सेल का अंदर दिख रहा है तो उसको बोलते हैं आपने साइटोस्केलेटन। और वो सारा चीज़ क्या क्या है तुम्हारा, किससे बना होता है साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल हो गया, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 चीज़ों से तुम्हारा साइटोस्केलेटन बना होता है। और मैंने जैसे कि बताया ये किस में प्रेजेंट होता है तुम्हारा, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ठीक है। अभी देखो कुछ ऐसा नहीं कि जितना यूकैरियोटिक सेल है सारा का सारा सेम है, ये तो है ही नहीं। जितना तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल था वो भी सेम नहीं था तुम्हारा। सेम तुम्हारा क्या है, जितना तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट आ सकता है ये कि ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों, देखो, क्योंकि सेल वाल अगर तुम देखने जाओगे तो एनिमल सेल में तुम्हारा सेल वाल नहीं है, प्लांट सेल में है, एक डिफरेंस। दूसरा, प्लांट सेल में तुम्हारा प्लास्टिड मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। प्लास्टिड बोलो या फिर क्लोरोप्लास्ट बोलो, सेम ही बात है। और लार्ज सेंट्रल वेहिकल तुम्हारा एनिमल सेल में नहीं मिलता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम तुम्हारा एनिमल सेल में प्रेजेंट है और तुम्हारा प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो अगर कोई तुमको दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो तुम ये बता सकते हो। अगर कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट भी देख रहे हो तो तुम आराम से ये लिख सकते हो एग्जाम में। एक सेकंड, ये कम कर रहा है ना भाई, सही है। उसके बाद हम लोग का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो जब तुम्हारा
ऐसे भी तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है सेल का, ये बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, तो इसको देखने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको? माइक्रोस्कोप। और सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप तुम्हारा कौन सा है? वो है हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, कब हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी? 1950 में तुम्हारा डिस्कवर हुआ। तो उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी बहुत इजी हो गया, क्योंकि तुमको सारा स्ट्रक्चर तब अच्छा से दिख रहा है ना, इसलिए ज़्यादा इजी हो गया। तो जब उन लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने जब केमिकल स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उन लोगों को क्या दिखा? जो आरबीसी है, आरबीसी का मेम्ब्रेन को उन लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए उन लोगों ने जो सेल मतलब चुना था या फिर सिलेक्ट किया था, वो तुम्हारा कौन सा था? आरबीसी। अभी आरबीसी क्यों चुना था? क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या स्टडी करना है? हम लोग को स्टडी करना है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, उसका अंदर का ऑर्गेनेल नहीं। तो तुम लोग को एक बात पता होगा, जो तुम्हारा आरबीसी है ना, मेच्योर आरबीसी, तो उसका अंदर क्या होता है? तुम्हारा ऑर्गेनेली एब्सेंट रहता है मेच्योर में। और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, तो अगर बाकी उसका अंदर अगर स्ट्रक्चर अगर एब्सेंट है, तो सिर्फ तुम्हारा क्या मिल गया? सेल मेम्ब्रेन। तो उसको स्टडी करना इजी हो गया, तो इसीलिए तुम्हारा आरबीसी को चुना था तुम्हारा साइंटिस्ट लोगों ने। तो तुम्हारा क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? एक तो तुम्हारा लिपिड और प्रोटीन से बना होता है मेजरली। देखो, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन तुम्हारा दोनों होता है, मैंने बताया था कोई भी चीज़ अगर मिक्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोज़ेक। पढ़ा था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तुम्हारा जब वायरस का वायरस जब इफेक्ट करता था कोई भी प्लांट को, तो तुम्हारा मोज़ेक पैटर्न दिखता था, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, वही है। देखो मतलब वही है, मतलब यहाँ पे भी ऐसा मिक्स है ना, इसीलिए। तो लिपिड और प्रोटीन तुम्हारा क्योंकि मिक्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोज़ेक स्ट्रक्चर। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और दिया था किसने तुम्हारा? दिया था 1971 में इसको दिया गया था। उसके बाद देखो, जो तुम्हारा लिपिड है वो तुम्हारा किससे बना होता है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और तुम्हारा इसके वजह से क्या नेचर देता है? लिपिड की वजह से तुम्हारा लिक्विड नेचर आता है, और प्रोटीन जो है तुम्हारा उसकी वजह से क्या आता है? तुम्हारा सॉलिड नेचर आता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? क्योंकि तुम्हारा लिपिड का नेचर भी है, सॉलिड का नेचर भी है, तो दोनों एक साथ तुम्हारा कैसे होगा? जेल जैसा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी फ्लूइड या फिर क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर तुमको कोई पूछे कि फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके वजह से है? प्रोटीन की वजह से? नहीं, प्रोटीन तो सॉलिड है, वो मूव कैसे करेगा? तो किसके वजह से आता है? तुम्हारा लिपिड की वजह से। ये एल का मतलब क्या है? तुम्हारा लिपिड। पी का मतलब प्रोटीन, सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट। देखो, अभी तुम लोग बोलोगे, जब देखो जब केमिकल स्टडी कर रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा है? लिपिड और प्रोटीन। जब बोल रहा है कि बायोकेमिकल स्टडी, तब तुम्हारा कौन कौन सा आता है उसमें? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये बात भूलना नहीं है कि बायोकेमिकल स्टडी में कौन कौन आता है? तुम्हारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और केमिकल स्टडी में कौन कौन आता है? तुम्हारा लिपिड और प्रोटीन। अभी अगर तुम ह्यूमन का जो आरबीसी है, अगर उसमें तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो तुमको क्या मिलता है? जो प्रोटीन है अराउंड 52% प्रोटीन मिलता है, और तुम्हारा 40% लिपिड, और 8% तुम्हारा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये किस में? तुम्हारा ह्यूमन में। अगर तुम दूसरा ऑर्गेनिज्म लोगे ना, या फिर दूसरा सेल लोगे, तो उसमें क्या होता है? तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन क्या करता है? वेरी करता है डिफरेंट मेम्ब्रेन। तुम अगर सेल भी चेंज करोगे ह्यूमन का अंदर ही, एक तो आरबीसी लिया, अगर तुम डब्ल्यूबीसी ले लिया फिर दूसरा कोई ले लिया, तो उसमें भी तुमको क्या मिलेगा? ये परसेंटेज अलग अलग मिलेगा। ये सिर्फ किसके लिए है? ह्यूमन का आरबीसी के लिए ये परसेंटेज है। ठीक है। देखो, जो तुम्हारा लिपिड होता है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा लिपिड होता है? तुम्हारा फॉस्फोलिपिड। ये जो तुम्हारा लिपिड है किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड। अभी फॉस्फोलिपिड क्या होता है? ये तुम कहाँ पे पढ़ोगे? किसमें? जो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, तो बायोमोलिक्यूल में सबसे अच्छा से तुम वहाँ पे पढ़ोगे। देखो, ये रहा तुम्हारा एक लिपिड का स्ट्रक्चर, ये है तुम्हारा लिपिड। क्योंकि तुम्हारा दो ऐसे एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा दो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। और ये बाहर होता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर क्या हो सकता है? सेल वॉल। अंदर क्या है? तुम्हारा साइटोप्लाज्म। ये है आउटर लेयर, ये है तुम्हारा इनर लेयर। अभी देखो, ये जो तुम्हारा ऊपर वाला ऐसे पोर्शन है ना, गोल वाला, वो तुम्हारा हेड है, और नीचे ये तुम्हारा दो क्या होता है? टेल होता है। तो हेड जो है तो तुम्हारा वो पोलर है। पोलर मतलब वो क्या करता है? तुम्हारा पानी को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता वो। और रिपेल कौन करता है? तुम्हारा टेल। टेल को पानी से दिक्कत है, और तुम्हारा हेड को कोई दिक्कत नहीं पानी से। इसीलिए, क्योंकि तुम्हारा अगर अंदर आओगे तो अंदर भी तुम्हारा पानी है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? पानी। बाहर की तरफ भी तुम्हारा इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, पानी। तो पानी को किस पानी को मतलब पानी से किसको नफरत है? तुम्हारा टेल को। इसलिए देखो, टेल तुम्हारा अंदर की तरफ है,
और हेड को कोई नफरत नहीं है पानी से, वो इसलिए वो क्या है तुम्हारा बाहर की तरफ है। तो देखो हेड तुम्हारा पोलर होता है या फिर हाइड्रोफिलिक बोल सकते हो। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लव, कि पानी को कौन लव करता है, तुम्हारा हेड, इसलिए ये तुम्हारा आउटर साइड होता है। और टेल जो है तुम्हारा नॉन पोलर होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब क्या था तुम्हारा डर, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से डर किसको होता है, टेल को, इसीलिए वो तुम्हारा क्या होता है, जैसे कि सेचुरेटेड तुम्हारा फैटी एसिड से बना हुआ है। यहाँ पे लिखा था ना मैंने, कहाँ पे गया, मेंशन किया था, हाँ। जो तुम्हारा टेल है वो तुम्हारा क्या फैटी एसिड से बना हुआ है। डायरेक्टेड तुम्हारा क्या होता है, इनर साइड मतलब अंदर की तरफ तुम्हारा देखो डायरेक्शन है, ठीक है। और यह प्रोटेक्ट करता है पानी से, क्योंकि तुम्हारा अंदर की तरफ है तो पानी नहीं मिलेगा उसको, तो प्रोटेक्ट करता है इसको। अब ये तुम्हारा मूवमेंट देखो, अगर तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ लिपिड विद इन वन लेयर, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर ये लिपिड और ये लिपिड, सपोज ये लिपिड इधर आ गया और ये लिपिड इधर आ गया, मतलब सेम एक ही लेयर में तुम्हारा अगर ऐसे एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, सॉरी, उसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। लेटरल जो कि मोस्टली कॉमन है, बहुत कॉमन है, मतलब वो ज़्यादातर ऐसा मूवमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है अभी बता रहा हूँ मैं। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, अगर ये लिपिड तुम्हारा इधर आ गया और इधर से इधर आ गया, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर पे अगर आ गया, दूसरे लेयर से फिर ऊपर वाला में चला गया, तो उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो क्लियर कर लो, मैं फिर से और बताता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है, कि नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाले से तुम्हारा नीचे आएगा, लिपिड कंप्लीट लेयर नहीं। और अगर सेमी तुम्हारे लेयर में अगर एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मूवमेंट। अभी है तुम्हारा क्या, प्रोटीन। देखो अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन तुम्हारा क्या है, बेसिकली यहाँ पे दो तरीका का प्रोटीन है। ऑन दी बेसिस ऑफ, OTBO का मतलब क्या था, ऑन दी बेसिस ऑफ, किसका बेसिस में, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब ईज मतलब कितना इजीली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब कितना इजीली हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकाल सकते हैं, उसके बेसिस में तुम्हारा दो तरीके का प्रोटीन है। एक है तुम्हारा क्या, पेरिफेरल या फिर एक्सटर्नल प्रोटीन, जो कि बहुत इजीली निकल आता है, क्योंकि तुम्हारा पेरिफेरी में लगा हुआ है, तो तुम जैसे ही उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो निकल आएगा। वो अराउंड तुम्हारा 30% होता है। दूसरा है तुम्हारा इंटीग्रल या फिर तुम्हारा इंटरनल प्रोटीन, या फिर वो तुम्हारा क्या होता है, अंदर होता है। देखो ये प्रोटीन रहा तुम्हारा अंदर, ये रहा तुम्हारा अंदर प्रोटीन, तो ये अराउंड तुम्हारा कितना होता है, 70%, क्योंकि वो अंदर घुसा हुआ है। अगर इसे अंदर घुसा होगा तो उसको निकालने में क्या होगा तुम्हारा, मतलब डिफिकल्ट होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसीलिए तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर डिफिकल्ट टू रिमूव। और ये तुम्हारा अराउंड 70% होता है, ऑक्युपाई करता है किसमें, देखो एक तो है तुम्हारा ये, देखो तुम्हारा इंटीग्रल प्रोटीन दो तरीके, एक तो अंदर है ठीक है, लेकिन एक ही लेयर तक है अंदर। दूसरा तुम्हारा है कंप्लीट दोनों लेयर के अंदर है। तो अगर दोनों लेयर के अंदर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन देखो तुम्हारा क्रॉस लेयर, मतलब दोनों लिपिड के अंदर है अगर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि कम्प्लीटली बिरिड है। बिरिड मतलब पता है ना, घुस अंदर धसा हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा क्या होता है, लिविंग है। और ये तुम्हारा क्या होता है, सिलेक्टिवली पार्टिकल, पहले ही बताया था मैं कि सारा मतलब जो भी तुम्हारा जो पार्टिकल्स है वो अंदर से बाहर आना जाना नहीं देता है। कुछ ही तुम्हारा है सिलेक्टिवली उस पार्टिकल को अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करता है वो, इसीलिए वो क्या है तुम्हारा सिलेक्टिवली परमिएबल। और मेन तुम्हारा फंक्शन क्या है, ये पूछा जाता है तुम्हारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेन फंक्शन क्या है तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट है। अभी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा तीन तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। एक तो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तुम्हारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है तुम्हारा। जो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, इन दोनों में कोई एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन नाम से देखो एक्टिव, तो जहाँ पे एक्टिव आएगा इसका मतलब क्या, तुम्हारा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अभी देखो तुम्हारा जो सिंपल डिफ्यूजन है ना, उसमें क्या होता है तुम्हारा कि जो सॉलिड जिसको तुम्हारा क्रॉस करना है मेम्ब्रेन, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मतलब जहाँ ज़्यादा होता है उधर से क्या क्या होता है तुम्हारा, जहाँ पे कम है उधर चला आता है, वो है तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन के। और यहाँ पे कोई तुम्हारा प्रोटीन का जरूरत नहीं है। जैसे कि तुम्हारा कौन कौन ऐसे जा सकता है सिंपल डिफ्यूजन से, तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा लिक्विड जो सोल्यूबल हो गया, हाइड्रोफोबिक तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसका कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि इथानॉल हो गया, वाटर हो गया,
ये तुम्हारा क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन से आता है। और वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग पार्टिकुलरली एक नाम दे देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये देखो एलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर लो से हाई जाता ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन हिल का मतलब भी सेम है कि ज़्यादा से तुम्हारा कम पे आ रहा है तो डाउन हिल। और यहाँ पे कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है तो पैसिव हो गया। और यहाँ पे कोई प्रोटीन का भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यहाँ पे क्या है, तुम्हारा प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। और ये प्रोटीन तुम्हारा क्या बनाता है, चैनल बनाता है, मतलब ऐसे चैनल, एक रास्ता, टनल बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरिन्स भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या मूव कर सकता है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा वाटर हो गया, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो सकता है तुम्हारा। और यहाँ पे भी सेम तुम्हारा हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन भी मूव होता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एनर्जी का जरूरत नहीं है तो हाई से क्या होगा, तुम्हारा लो आएगा। कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा प्रोटीन रहा, ये तुम्हारा यहाँ पे बहुत सारा तुम्हारा क्या सोल्यूट है और इसको अंदर आना है, तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा प्रोटीन में, यहाँ पे आके वो बैठ जाता है जो तुम्हारा सब्सटेंस है जिसको अंदर आना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, मतलब ये क्या करता है तुम्हारा ऐसे, मतलब ये स्ट्रक्चर बाहर चला जाता है और ये अंदर चला आता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा अंदर आ गया अभी सब्सटेंस, तो ऐसे करके मूव करता है। और इससे तुम्हारा आयंस का भी मूवमेंट हो सकता है। ये भी डाउनहिल है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तो ये तुम्हारा क्या है, डाउनहिल है। यहाँ पे भी कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है तो पैसिव मूवमेंट हो गया। और यहाँ पे देखो कैरियर प्रोटीन का जरूरत है, प्रोटीन चाहिए इसमें। और एक्टिव ट्रांसफर क्या है तुम्हारा, कि यहाँ पे जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, मतलब जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है वहां से क्या होगा तुम्हारा, जहाँ पे ज्यादा है वहां पे मूव करेगा। तो सोचो अगर ऐसा तुम अगेंस्ट जा रहे हो तो तुमको एनर्जी का जरूरत ज्यादा पड़ेगा, कोई भी काम तुम्हारा अगेंस्ट करोगे तो एनर्जी का जरूरत ज्यादा पड़ता है। तो इसीलिए तुम्हारा क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट। और एनर्जी तुम्हारा कहाँ पे यूज होता है, तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप में। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, तुम्हारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में तुम्हारा सोडियम पोटेशियम को मूवमेंट में हेल्प करवाता है। और देखो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आप फिल क्योंकि अगेंस्ट है। और एनर्जी कंज्यूम होता है इधर, मैंने बहुत जल्दी बताया था। और यहाँ पे भी प्रोटीन का जरूरत पड़ता है और इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पंप बोल देते हैं। तो आज इतना ही था, तो कल हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 5। तो देखते क्या देखते अभी नहीं बताता हूँ मैं। तो तुम लोग जितना भी लेक्चर देख रहे हो, जो कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट क्या करो, अगर नहीं आ रहा समझ जेन्युइनली बोला करो तो मैं फिर से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो तुम्हारा लेक्चर है ये रिवीजन करके आया करो तो तुमको ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर लेक्चर देख के। तो थैंक यू, आज ख़त्म करते ही है, मतलब लेक्चर नंबर 4 ख़त्म करते हैं, कल लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, बाय।